बहती नदियां की धार बनो, गुल की रक्षा में खाल बनो, वीरों का तुम सिंगार बनो, मेहमानों का सत्कार बनो, तुम प्यार बनो, अंगार बनो, ललगार बनो, ललकार बनो, हुंकार बनो, टंकार बनो, फिर से फरसे की धार बनो, जो बज फाड़ दे दुश्मन का वो राणा की तलवार बनो। दोस्तों 8 अक्टूबर 1932 की गठित भारतीय वायुसेना की गाथा भी कुछ इसी प्रकार है। आज की वीडियो में हम भारतीय वायुसेना की शौर्य गाथा हम आपके साथ विस्तार रूप से चर्चा करेंगे। इस वीडियो में यह भी बताएंगे कि भारत का पहला स्वदेशी लड़ाकू विमान HF-24 मारुत को हम लोग स्वदेश में निर्मित करके भारत के वायुसेना में इंडक्ट किया था और कब इसको हम लोग भारतीय वायुसेना से सेवानिवृत्त कर दिया गया, और इसके बारे में भी बात करेंगे कि आने वाली भविष्य में 5-10 सालों में भारत के पास अपना स्वदेशी लड़ाकू विमान किस किस प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है और किस पे हम लोग अभी आगे बढ़ चुके हैं, इसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, तो मेरा नाम है हर्ष, ग्लोबल इनसाइट HQ पर मुझे देख रहे होंगे, तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जैसा कि मैंने बताया आपको कि 8 अक्टूबर 1932 में भारतीय वायुसेना की गठन इसलिए किया गया था कि ये हमारी हमारे जो सीमावर्ती जो क्षेत्र है उसकी रक्षा करे और मानव कल्याण के लिए हमारे देश में भी ये उपयोगी साबित हो। और इसका हम लोग परीक्षण अगर देखते हैं तो गाजीपुर के हिंडन एयरबेस पे सबसे ज्यादा वहां पर भारतीय वायुसेना का आप वहां पर प्रदर्शन इसको देखते होंगे। तो वीडियो में लगातार बने रहिए क्योंकि हम भारतीय वायुसेना की प्रचंड ताकत को आपके साथ साझा करने के लिए आए हैं। दोस्तों यूं तो भारत के पास बहुत ही उन्नत किस्म का फाइटर जेट्स हैं, जो अभी तक सबसे उच्च क्वालिटी के जो है वो फ्रांस से परचेज किया गया लड़ाकू विमान राफेल, जो राफेल के नाम से हम लोग जानते हैं, और ये 4.5 जनरेशन का फाइटर जेट इसको माना जाता है पूरी दुनिया में। हालांकि हम लोगों के पास 5th जनरेशन के कोई फाइटर जेट्स नहीं है जिसके पास स्टील टेक्नोलॉजी होती है। हालांकि हम उस पर काम कर रहे हैं AMCA प्रोजेक्ट पे। AMCA हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा डेवलप किया जा रहा है, और इसको हम लोग जहां तक कि हम लोग न्यूज चैनलों के माध्यम से या फिर न्यूज के माध्यम से हम लोग सुनते हैं कि 5-10 साल में यानी कि 2028-2030 तक भारतीय वायुसेना में इसे इंडक्ट कर दिया जाएगा। तो हालांकि इसका अच्छा आप सोच रहे होंगे कि AMCA क्या है, तो AMCA मैं आपको बता दूं कि ये एक स्टील्थ फाइटर जेट्स है जो भारत को उन देशों में शामिल जाके करा देगा जहां पर पहले से ही अमेरिका के पास 2 5th जनरेशन का फाइटर जेट्स है, जिसका पहला का नाम है F-22 रैप्टर और दूसरा का नाम है F-35, जो दुनिया के सबसे उन्नत किस्म का फाइटर जेट्स माना जाता है। F-35 को हम यूं नहीं बोलते, दुनिया का सबसे उन्नत किस्म का फाइटर जेट्स। इसके पास स्टील टेक्नोलॉजी तो है ही, इसके पास एक और खूबी है, जो इसका वर्टिकल टेकऑफ और वर्टिकल लैंडिंग करने की जो इसकी खूबी है वो पूरी दुनिया ने इसे देखा है। ये किसी भी फाइटर जेट्स के लिए एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही उन्नत किस्म की टेक्नोलॉजी है। वर्टिकल क्या होता है, मैं आपको बैकग्राउंड में आप देख रहे होंगे कि ये फाइटर जेट्स जो है वो ऑटोमेटिकली लैंड कर सकता है, ऑटोमेटिकली टेकअप कर सकता है, मतलब इसको रनवे की कोई जरूरत नहीं होती है। हालांकि स्टील के मतलब केवल ये नहीं होता है, स्टील का मतलब होता है, इससे कोई लेना देना नहीं है स्टील का। स्टील वो होता है जो उसकी जो क्षमता होती है किसी दुश्मन देश के सीमा में क्रॉस करना और वहां पर बिना रडार में आए हुए हमला करके सही सलामत अपने क्षेत्र में आ जाना, उसी को स्टील्थ टेक्नोलॉजी बोलते हैं दोस्तों। हालांकि हम लोग इस पे आपको, जैसा कि मैंने आपको बताया कि AMCA पे हम लोग काम कर रहे हैं, इसमें हमारे पास तो सारा टेक्नोलॉजी हम लोग कर सकते हैं, बट हमारे पास अभी इंजन बनाने की वो टेक्नोलॉजी नहीं है जो इंजन को जो ताकत जो देता है। तो इसमें हम लोग इंजन अगर कहीं से मिलेगा तो हम लोग बहुत जल्द ही इसको भारतीय वायुसेना में उड़ते हुए हम लोग देखेंगे। हालांकि 5-10 साल में हो सकता है कि हो जाए। और एक जो वायुसेना के पास हमारे जो स्वदेश में निर्मित जो फाइटर जेट्स है जिसका नाम है LCA तेजस, वो भारतीय वायुसेना में इंडक्ट हो चुका है ऑलरेडी।
जिसमें आपने कभी कुछ दिन पहले 83 शायद एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना में इंडक्ट किया गया है। ये 4th जनरेशन का फाइटर जेट माना जाता है। ये दुनिया के सबसे हल्के लड़ाकू विमान में माना जाता है। और ये हमारे जो एयरक्राफ्ट है, जो कैरियर होता है, उस पे भी ये लैंड कर सकता है, टेकअप कर सकता है दोस्तों। और इसके पास ब्रह्मोस जैसी सुपरसोनिक मिसाइल को मतलब इसे लॉक करके इसे चलाया जा सकता है। इसमें यह टेक्नोलॉजी है, चूंकि हमारे पास ही बना है तो हम लोग ये टेक्नोलॉजी इसमें डेवलप कर चुके हैं, उसमें इंटीग्रेट कर चुके हैं। अच्छा, दूसरी चीज क्या है दोस्तों कि ये नहीं है कि हम लोग अभी भारत में जो बनी हुई है फाइटर जेट्स उसके बारे में बात कर रहे हैं। हम लोगों ने 1950 में भी एक फाइटर जेट्स बनाया था जिसका नाम था HF-24 मारूट, जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा ही बनाया गया था। जो जर्मनी का एक इंजीनियर थे, उनके देखरेख में, टैंक साहब के देखरेख में इनको ये फाइटर जेट्स को डेवलप किया गया था। ये फाइटर जेट्स, इसका नाम हिंदुस्तान फाइटर 24 मारूट, पूर्ण नाम इसका ये हुआ। और ये उस समय का उन्नत किस्म का फाइटर जेट्स माना जाता था। अगर ये जो फाइटर जेट्स है, ये ट्राई एंड टेस्टेड है। लोंगे वाला जो हम लोग का भारत पाकिस्तान का जो युद्ध 1971 में जो चल रहा था, उसमें ये ट्राई एंड टेस्टेड है। दुश्मन देश का टैंक को नेस्ते नाबूद कर दिया और प्रचंड रूप से इस पे हमला करने में यह सक्षम माना जाता था। इसके पास स्पीड तो था ही, और एग्जैक्ट लोकेशन पे, पिन पॉइंट पे ये हमला करने में सक्षम था। उस समय के ब्रिटेन के पास ऐसी शक्ति थी, जो उस समय, हालांकि 1950 की जो मैं बात कर रहा हूँ, तो ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका के पास, ये सारे देशों के पास शक्ति थी, मतलब सुपरसोनिक फाइटर जेट्स बनाने की। उसमें एक नाम भारत का भी आने लगा था। तो वो लोग जेट इंजन प्रोवाइड करने के लिए पहले कमिटमेंट किए थे, बट उसमें पीछे फिर बाद में ब्रिटेन ने पीछे हाथ खींच लिया, जिससे हमारा HF-24 मारूट जो है 1980 के दशक में इसको भारतीय वायुसेना से इसको हटा दिया गया। धीरे धीरे 80 के दशक में बिल्कुल इसको हटा दिया गया, क्योंकि हमारे पास जेट इंजन जो बनाने की जो है टेक्नोलॉजी, वो अभी तक नहीं है, डेवलप हो पाई है। हालांकि कावेरी इंजन पर बहुत सारा प्रयास किया गया था, बट वो कावेरी इंजन सक्सेसफुल नहीं हो पाया। उसमें वाइब्रेशन ज्यादा था, तो वो कावेरी इंजन नहीं बन पाया। तो बात तो दोस्तों ये है कि हम लोग, हालांकि बहुत सारे देश से उन्नत किस्म का फाइटर जेट्स यूज कर रहे हैं, लेकिन दोस्त, ये गौरवान्वित बहुत महसूस होती है जब स्वदेश में निर्मित ऐसे एयरक्राफ्ट कैरियर की बात करें, या फिर एयरक्राफ्ट की बात करें, या फिर बहुत सारे ऐसे जो हथियार होता है, टेक्नोलॉजी होता है जो स्वदेश में निर्मित होता है, उस पर हम लोग ज्यादा भरोसा कर सकते हैं। अच्छा, उस समय एक और चीज था, हमको धोखा देने वाला में ये केवल ब्रिटेन ही नहीं था HF-24 में, उसमें इजराइल है, जो आज के डेट में हमारा सबसे बड़ा दोस्त है। इजराइल उस समय उसका जो इंजन था, वो टेक्नोलॉजी हम लोग को देने वाला था, बट नहीं दिया। हालांकि इसमें HF-24 में जागुआर का इंजन फिट किया गया था, तो वो उतना काम का नहीं था, लेकिन इसीलिए तो वो डिस्क्वालीफाई हुआ था उसके 80 के दशक के बाद। उसके बाद में बहुत हम लोग अपने देश पे प्रोडक्शन को छोड़ करके दूसरे देश पे ज्यादा भरोसा करने लगे थे। MiG-21, उसके बाद जागुआर, मिराज 2000, उसके बाद सुखोई 30 MKI, बहुत सारे ऐसे फाइटर जेट्स हम लोगों ने परचेज किया दूसरे देशों से। ये आपको गूगल में भी मिल जाएगा, कहीं भी आप सर्च कीजिएगा कि कौन सा जो फाइटर जेट, जितने जितने मैंने नाम लिया, वो कहाँ कहाँ में निर्मित, कहाँ कहाँ किस किस देश से हम लोग खरीदे थे। तो ये आपको बहुत सारे न्यूज में मिल जाएगा आपको। तो दोस्तों, बात यह है कि हालांकि स्वदेश में निर्मित करने से हमें दो फायदा होता है। एक तो फायदा ये होता है कि हम लोग एक्सपोर्ट कर करके हमारे अपने देश का जो जीडीपी है उसको ग्रो कर सकते हैं। और दूसरी चीज क्या है कि हम लोग को ऐसे मुसीबत के समय में किसी दूसरे देश पे आश्रय नहीं लेना पड़ेगा, या फिर ये नहीं करना पड़ेगा कि भाई तुम दे दो। ऐसा नहीं हो सकता, हमारा अपने में रहेगा, खुद भी बनाएंगे, कभी भी हमला करना होगा हमला करेंगे, तो हमें किसी की हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। और एक्सपोर्ट करने से हमारा जीडीपी भी बढ़ेगा। तो हमें R&D पे खर्च करना ज्यादा चाहिए। मैं आपको बताऊं, हालांकि ये सब अब सुन रहे होंगे तो वो लोग करेंगे। R&D पे खर्च होने से मतलब क्या है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर जो चीज खर्च करेगा
वो अपना टेक्नोलॉजी एक अलग डेवलप कर सकता है। जैसे कि दोस्तों एक मैं आपको बता देता हूँ एक छोटा सा उदाहरण के तौर पे कि एप्पल के पास बना के फोन बेचता है, यानी कि वो ब्रांड बेचता है, बट जो सैमसंग जो कंपनी है वो अपना जो उसको जो है वो पूरा उसका जो है टेक्नोलॉजी मतलब चिप डिस्प्ले जो भी चीज है इसका सारा कुछ खुद R&D पे इतना खर्च कर चुका है सैमसंग कि वो उसका खुद का सब कुछ सेल्फ डिपेंडेंट है। लेकिन वो सेल्फ डिपेंडेंट नहीं है, अगर उसको डिस्प्ले बनाना है तो सैमसंग के पास आना पड़ेगा। तो दोस्तों R&D पर थोड़ा सा देर लगेगा खर्च करने में, लेकिन जब एक बार जब हम लोग उस क्षेत्र में जब डेवलप हो चुके होंगे तो फिर किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज उदाहरण के तौर पे चाइना है, टर्की को आप देख सकते हैं, टर्की भी एक 5th जनरेशन का फाइटर जेट बनाया है जिसका नाम रखा है कान। अच्छा दोस्तों हम लोग को थ्रेट भी है इससे। आप लोगों ने भी सुना होगा कि चाइना जो है वो 5th जनरेशन का जो J-20 उसका जो फाइटर जेट है वो पाकिस्तान को दे रहा है। पाकिस्तान से हमारा सबसे बड़ा राइवलरी है, तो इस चीज पे हम लोगों को ध्यान देने की जरूरत है। और टर्की तो है, हालांकि टर्की तो दूर है लेकिन फिर भी है, हमारा तो बॉर्डर डिस्प्यूट नहीं है, फिर भी हमारा अगेंस्ट ही रहता है। इवन में कभी भी ऐसे आप देखे होंगे तो हमारे अगेंस्ट में ही वो वोटिंग करता है। तो हमें 5th जनरेशन पर बहुत तेजी से काम करने की जरूरत है। जैसे कि AMCA प्रोग्राम जो हमारा है उसको और तेजी से डेवलप करना चाहिए। मेरे ख्याल से इसे किसी प्राइवेट और कंपनियों को डाल करके इसको जितना जल्दी तेजी से हो सके इसको काम करने की जरूरत है दोस्तों। तो बाकी आपकी राय क्या है आप कमेंट बॉक्स में आकर के दे सकते हैं। और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे